नमस्कार। आज हम एक काफ़ी चर्चित टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की गहराई में जा रहे हैं, स्प्लंक। हमारे पास splunk.com व्यापक मार्गदर्शिका और उपयोग लेख से कुछ जानकारी है जो बताती है कि यह प्लेटफॉर्म क्या-क्या कर सकता है। हमारा इरादा है कि सारी जानकारी से ना सबसे ज़रूरी बातें निकालें कि भाई स्प्लंक असल में है क्या, ये इतना ज़रूरी क्यों हो गया है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में समझें, बिना ज़्यादा मुश्किल तकनीकी शब्दों में फंसे। बिल्कुल। हम देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म जो मशीनों से इतना सारा डेटा बनता है ना, उससे मतलब की जानकारी कैसे निकालता है और अलग-अलग इंडस्ट्रीज इसका फायदा कैसे उठा रही हैं। तो चलिए डेटा की इस दुनिया में थोड़ा गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये स्प्लंक आखिर है क्या चीज़? आसान शब्दों में कहूँ तो स्प्लंक एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो बहुत बड़ी मात्रा में मशीन से बने डेटा को उसको इकट्ठा करने, खोजने, उस पर नज़र रखने और उसका विश्लेषण करने के लिए बनाया गया है। आप सोचिए, आपके कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्क डिवाइस, फोन, ये सब ना लगातार डेटा बनाते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो स्प्लंक उस सारे डेटा को एक जगह लाता है और उससे समझने में मदद करता है। इसे अक्सर AI नेटिव कहते हैं, जिसका मतलब है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताएं वो शुरू से ही डाली गई हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ डेटा जमा नहीं करता, बल्कि उसे समझने में भी मदद करता है। इसका इतिहास भी कुछ दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। माइकल बॉम, रॉब दास और एरिक स्वॉन ने की थी। और नाम की कहानी भी मजेदार है। स्प्लंक शब्द आया है स्पेलंकिंग से। स्पेलंकिंग, वो गुफाओं वाली खोज। हाँ वही, जिसका मतलब होता है गुफाओं की खोज करना। तो ये एक तरह का प्रतीक है कि कैसे स्प्लंक जटिल डेटा की गहराइयों में से वो छुपी हुई कीमती जानकारी खोज निकालता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया रूपक है। और जाहिर है इतने सालों में ये सिर्फ लॉग्स देखने वाले टूल से तो कहीं आगे बढ़ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये एक पूरा सुरक्षा और ऑब्जर्वेलेबिलिटी प्लेटफॉर्म बन चुका है। ऑब्जर्वेलेबिलिटी का मतलब हुआ किसी सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है उसे बाहर से समझने की काबिलियत। खासकर 2024 में जब सिस्को ने इसे खरीद लिया, उसके बाद तो इसका महत्व और बढ़ गया है। इसका मुख्य लक्ष्य है डिजिटल लचीलापन बनाना, मतलब टेक्नोलॉजी पर जो सिस्टम्स निर्भर है उन्हें मजबूत बनाना, ताकि वो किसी प्रॉब्लम से जल्दी से ठीक हो सकें। और ये करता कैसे, मतलब काम कैसे करता है? देखिए, ये सर्वर, एप्लीकेशन, नेटवर्क, IoT डिवाइस, मतलब जो इंटरनेट से जुड़े उपकरण होते हैं, क्लाउड सेवाओं, ऐसी अनगिनत जगहों से डेटा लेता है। फिर उसे इंडेक्स करता है, यानी उसको ऐसे ऑर्गेनाइज करता है कि तेजी से खोजा जा सके। अच्छा। और फिर एक वेबसाइट जैसे इंटरफेस में विश्लेषण के लिए उसे पेश करता है। लिखता है काफी कामयाब रहा है ये। लेख में जिक्र था कि 110 देशों में 15,000 से ज्यादा ग्राहक हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जिनमें दुनिया की कई बड़ी कंपनियां, फॉर्च्यून 100 कंपनियां भी शामिल हैं। और इसे गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट, जो टेक्नोलॉजी कंपनियों की एक तरह से रेटिंग करता है, उसने SIM के लिए लगातार 10 साल लीडर माना है। SIM, एक मिनट, ये क्या होता है? SIM का मतलब है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी कंपनी के IT इंफ्रास्ट्रक्चर से सुरक्षा से जुड़ी जानकारी और जो चेतावनियां आती हैं उनको इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करता है, ताकि खतरों का पता चल सके। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो स्प्लंक को इस एरिया में और साथ ही ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म के तौर पर भी मतलब लीडर माना गया है। और इसकी AI क्षमताएं वो क्या करती हैं असल में? वो रियल टाइम में, मतलब तुरंत उपयोगी जानकारी देने, सुरक्षा खतरों का पता लगाने और सिस्टम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। इसके अलग-अलग वर्जन्स भी आते हैं, जैसे स्प्लंक एंटरप्राइज, जिसे कंपनियां अपने यहाँ लगा सकती हैं या हाइब्रिड तरीके से चला सकती हैं, और स्प्लंक क्लाउड है, जो एक SaaS मॉडल है। SaaS यानी? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब इंटरनेट पर मिलने वाली सेवा। और सुरक्षा के लिए खास मॉड्यूल भी है, स्प्लंक एंटरप्राइज सिक्योरिटी, जिसे ES कहते हैं। कीमत भी फ्लेक्सिबल है, मतलब कितना डेटा इस्तेमाल हो रहा है उस हिसाब से, और सीखने के लिए एक मुफ्त संस्करण भी है। सुनने में तो ये बहुत शक्तिशाली लग रहा है, पर असल में इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है और किन कामों के लिए? देखिए, इसकी खूबी ये है कि ये कई अलग-अलग सेक्टर्स में काम आता है। जैसे टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में ले लीजिए,
बॉश, सीमेंस, होंडा जैसी कंपनियां इसे फैक्ट्रियों में मशीनों की निगरानी करने, प्रोडक्शन बढ़ाने और पूर्वानुमानित रख रखाव के लिए इस्तेमाल करती हैं। पूर्वानुमानित रखरखाव मतलब पहले से पता लगाना कि कब खराबी आ सकती है। हाँ, बिल्कुल। मशीन के खराब होने से पहले ही पता लगा लेना कि उसे मरम्मत की जरूरत कब पड़ेगी। और इसका कोई ठोस फायदा मिला है किसी को? हाँ, यहाँ एक बड़ा टेक अवे है, जैसा लेख में बताया गया है। बॉश जैसी कंपनी ने सिर्फ अपने प्रोडक्शन लाइनों से सेंसर डेटा का विश्लेषण करके 20-30% तक ऊर्जा बचाई और मशीनों की अचानक खराबी को भी रोका। 20-30% ऊर्जा बचत, ये तो जबरदस्त है। ये दिखाता है कि स्प्लंक कैसे सीधे कंपनी के मुनाफे पर असर डाल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, और वित्तीय सेवाओं मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है? फाइनेंशियल वर्ल्ड में फिनरा है, जो अमेरिका में शेयर बाजार पर नजर रखता है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, ट्रांस यूनियन जैसी कंपनियां हैं। ये सब इसका इस्तेमाल नियमों का पालन करने, धोखाधड़ी का पता लगाने और बाजार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करती हैं। ये PCI DSS और GDPR जैसे नियमों का पालन करने में भी मदद करता है। और स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर में आजकल डेटा सुरक्षा वहां तो बहुत ही अहम है ना? बिल्कुल। NYC हेल्थ प्लस हॉस्पिटल्स, मुलीना हेल्थ केयर, चिल्ड्रंस नेशनल हॉस्पिटल जैसे अस्पताल हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए, कोई सुरक्षा घटना हो जाए तो तुरंत एक्शन लेने के लिए और मरीजों के डेटा के फ्लो का विश्लेषण करने के लिए। इससे भी अपना रिस्पॉन्स टाइम सुधार पाते हैं और सेंसिटिव जानकारी को सुरक्षित रख पाते हैं। रिटेल यानी खुदरा बिक्री में भी इसका जिक्र था। हाँ, प्यूमा, लिनोवो, रेंट द रनवे जैसी कंपनियां हैं। ये ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने, अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइटों की निगरानी करने और बिक्री बढ़ाने के लिए रियल टाइम एनालिटिक्स का उपयोग करती हैं। एक उदाहरण तो $10,000 प्रति घंटे की बिक्री में सुधार का भी दिया गया था। बाप रे! तो मतलब जहां भी बहुत सारा डेटा बन रहा है और उसे समझना जरूरी है, वहां स्प्लंक काम आ सकता है। सही कहा। इसके अलावा आप देखिए, यात्रा और हॉस्पिटैलिटी है, रॉयल कैरिबियन, यूनाइटेड एयरलाइंस, शिक्षा है, NJIT, इलिनॉइस विश्वविद्यालय, गैर लाभकारी संगठन हैं जैसे कंपैशन इंटरनेशनल और सरकारी विभाग भी सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए स्प्लंक का इस्तेमाल करते हैं। मूल रूप से ये उन सभी सेक्टर्स के लिए ज़रूरी है जहां डेटा बहुत ज़्यादा है और उस पर नज़र रखना, उसे सुरक्षित रखना और उससे कामकाज को बेहतर बनाना ज़रूरी है। ठीक है, ये तो साफ हो गया कि इसका इस्तेमाल बहुत फैला हुआ है, लेकिन कंपनियां इसे चुनती क्यों हैं? मतलब इसके मुख्य फायदे क्या हैं? इसके कई अहम कार्य हैं। सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण है उन्नत सुरक्षा, यानी एडवांस्ड सिक्योरिटी। स्प्लंक क्या करता है? सुरक्षा संचालन टीमों, जिन्हें सिकॉप्स कहते हैं, उनके लिए खतरों का पता लगाने, उनकी जांच करने और उन पर प्रतिक्रिया देने, इस पूरी प्रक्रिया को, जिसे TDIR कहते हैं, उसे आसान बना देता है। TDIR थ्रेट डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्पॉन्स। और ये जो फालतू की चेतावनियां आती रहती है ना, अलर्ट नॉइज, उसे 90% या उससे भी ज्यादा कम कर सकता है। 90% कम अलर्ट शोर, इससे तो सुरक्षा की मसल खतरों पर ध्यान दे पाएगी फिर। एग्जैक्टली। और ये खतरे का पता लगाने में लगने वाले औसत समय MTTD और उसे सुलझाने में लगने वाले औसत समय MTTR, इनको भी तेज करता है। MTTD और MTTR मीन टाइम टू डिटेक्ट और मीन टाइम टू रिजॉल्व। आसान भाषा में कहें तो ये समस्याओं को जल्दी खोजने और जल्दी ठीक करने में मदद करता है। AI का इस्तेमाल करके ये छिपे हुए खतरों, कंपनी के अंदर से होने वाले जोखिमों और धोखाधड़ी से भी बचाता है। सुरक्षा के अलावा और क्या है? आपने ऑब्जर्वेबिलिटी का जिक्र किया था पहले। हाँ, दूसरा बड़ा फायदा है ऑब्जर्वेबिलिटी। जैसा मैंने पहले बताया, ये किसी भी तरह के माहौल में, चाहे सिस्टम कंपनी के अपने डेटा सेंटर में हो, क्लाउड पर हो या हाइब्रिड हो, उनकी सेहत और प्रदर्शन की रियल टाइम निगरानी देता है। इसमें AIOPS जैसी क्षमताएं भी हैं। AIOPS ये क्या है? AIOPS यानी AI फॉर IT ऑपरेशंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके IT सिस्टम्स में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकता है और समस्याओं को सुलझाने में लगने वाला समय MTTR को 50 से 80% तक कम कर सकता है। 50 से 80%? हाँ, आप कल्पना कीजिए, जैसे आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, स्पीड, फ्यूल, इंजन तापमान सब दिखता है। ऑब्जर्वेबिलिटी डिजिटल सिस्टम्स के लिए कुछ वैसा ही है, पर और भी ज्यादा गहराई से, ताकि पता चले कि अंदर क्या चल रहा है
और क्यों चल रहा है, और AIOPS उसे और भी स्मार्ट बना देता है। यानी सिस्टम को बिना रुके चलाते रहने में मदद। पर क्या ये महंगा नहीं पड़ता? यहाँ तीसरा फायदा आता है लागत दक्षता यानी कॉस्ट एफिशिएंसी। स्प्लंक क्या करता है? अलग अलग जगह बिखरे हुए डेटा को एक जगह लाता है, डेटा साइलो को खत्म करता है, और ये 2000 से ज्यादा ऐप्स और एड ऑन के साथ जुड़ सकता है, जिनमें AWS, Azure, GCP जैसे बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स भी शामिल हैं। इससे कंपनियों का ऑपरेशनल खर्चा कम होता है और वे अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर पाती हैं। और कर्मचारियों की उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी पर भी इसका असर होता है? हाँ, बिल्कुल। इसमें एक AI असिस्टेंट है जो लोगों को आम भाषा में सवाल पूछकर डेटा खोजने की सुविधा देता है, जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं वैसे। अच्छा। साथ ही मशीन लर्निंग अपने आप असामान्य पैटर्न मतलब विसंगति का पता लगा सकती है। इससे डेटा तक पहुंचना और उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा अनुपालन और जोखिम प्रबंधन यानी कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट भी आसान हो जाता है। ये ऑडिट के लिए तैयार रिपोर्ट बना सकता है और RBAC जैसी सुविधाएं देता है। RBAC रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी भूमिका आधारित पहुंच नियंत्रण ये पक्का करता है कि किस व्यक्ति को कितना और किस तरह का डेटा देखने या बदलने की अनुमति है। तो कुल मिलाकर स्प्लंक डेटा को सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि लचीलेपन यानी रिजिलियंस में बदलता है, जिससे कंपनियों को आज के तेज रफ्तार माहौल में टिके रहने और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। हमने देख लिया कि स्प्लंक का इस्तेमाल कहाँ और क्यों होता है, पर सवाल ये है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो ये सब कर पाता है। चलिए इसकी कुछ खासियतों मतलब फीचर्स पर थोड़ी और बात करते हैं, पर कोशिश करेंगे कि ज्यादा तकनीकी ना हो। जरूर। देखिए, इसकी शक्ति कई विशेषताओं के मेल से आती है। हम इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं समझने के लिए। पहला है डेटा को संभालना यानी डेटा हैंडलिंग। स्प्लंक के पास यूनिवर्सल फॉरवर्डर्स जैसे एजेंट्स होते हैं जो लॉग फाइल्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, सुरक्षा घटनाओं जैसे हर तरह के सोर्स से डेटा इकट्ठा करता है। फिर ये उस डेटा को एक खास तरीके के टाइम सीरीज डेटाबेस में इंडेक्स करता है। इंडेक्स करता है मतलब उसे व्यवस्थित करता है ताकि बाद में उसे बहुत तेजी से खोजा जा सके। और अच्छी बात यह है कि इसे पहले से बताने की जरूरत नहीं होती कि डेटा किस फॉर्मेट पे आएगा। इसे स्कीमा ऑन रीड कहते हैं और ये बहुत बड़े स्केल पर, पेटाबाइट स्केल पर भी काम कर सकता है। पेटाबाइट? अच्छा, डेटा आ गया, अब उसे समझने के लिए क्या है? उसके लिए है विश्लेषण और खोज यानी एनालिसिस एंड क्वेरिंग। स्प्लंक की अपनी एक बहुत शक्तिशाली क्वेरी भाषा है जिसे सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज या SPL कहते हैं। ये डेटा को फिल्टर करने, आपस में जोड़ने मतलब कोरिलेट करने और उसका विश्लेषण करने में मदद करती है। SPL ये सीखने में मुश्किल तो नहीं? हो सकती है शुरुआत में, लेकिन यहाँ एक और अच्छी बात है। अगर कोई SPL नहीं जानता तो एक AI असिस्टेंट है। वो आम बोलचाल की भाषा में पूछे गए सवालों को समझकर उन्हें SPL क्वेरी में बदल सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत उपयोगी है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत तकनीकी नहीं है। और नतीजों को देखने के लिए? उसके लिए डैशबोर्ड और विजुअलाइजेशंस हैं। ये इंटरैक्टिव होते हैं, मतलब आप उन पे क्लिक करके और जानकारी पा सकते हैं और उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल भी सकते हैं। ये चार्ट, ग्राफ, मैप्स वगैरह के जरिए रियल टाइम में दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। इनसे KPIs और ट्रेंड्स पर नज़र रखना आसान हो जाता है। और अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ होने लगे तो अलर्ट्स वगैरह? हाँ, तब निगरानी और अलर्टिंग यानी मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग काम आते हैं। आप नियम सेट कर सकते हैं कि कब अलर्ट भेजा जाए, जैसे अगर कोई चीज़ एक सीमा थ्रेशोल्ड से ऊपर या नीचे जाती है या कोई असामान्य पैटर्न अनॉमली दिखता है। इसमें मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल होता है पूर्वानुमानित अलर्टिंग के लिए। पूर्वानुमानित अलर्टिंग मतलब प्रॉब्लम होने से पहले? हाँ, समस्या होने से पहले ही चेतावनी मिल जाए। आपने मशीन लर्निंग और AI का कई बार जिक्र किया, क्या इसमें और भी एडवांस्ड AI क्षमताएं हैं? हाँ, इसमें मशीन लर्निंग टूल किट है, MLTK। ये आजकल के जो बड़े भाषा मॉडल हैं, LLMs और जेनरेटिव AI, जेन AI, उनके साथ जुड़ा हुआ है। इससे कंपनियां अपने डेटा पर आधारित पूर्वानुमानित मॉडल बना सकती हैं, असामान्य गतिविधियों का पता लगा सकती हैं और ऑटोमेटिकली उपयोगी जानकारी पा सकती हैं।
सोचिए, फ्रॉड का पूर्वानुमान लगाना या सिस्टम के डाउन होने की भविष्यवाणी करना, ऐसे काम इससे संभव होते हैं। सुरक्षा के नजरिए से कुछ खास, आपने ES मॉड्यूल का नाम लिया था। बिल्कुल। सुरक्षा क्षमताएं, खासकर स्प्लंक एंटरप्राइज सिक्योरिटी ES मॉड्यूल के साथ, इसमें बाहर से आने वाले खतरे की खुफिया जानकारी, थ्रेट इंटेलिजेंस को अपने डेटा के साथ मिलाना, कंपनी के अंदर से होने वाले खतरों, इनसाइडर थ्रेट्स का पता लगाना और सोअर शामिल है। सोअर, ये क्या भला है? सोअर का मतलब है सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स। मतलब सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन और रिस्पॉन्स। ये सुरक्षा टीमों को जो काम बार बार करने पड़ते हैं, उन्हें ऑटोमेट करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कोई खतरनाक IP एड्रेस पता चलता है, तो सौर उसे अपने आप ब्लॉक कर सकता है, जिससे टीम का समय बचता है। ये नेटवर्क ट्रैफिक और यूजर के व्यवहार में विसंगतियों का पता लगाने के लिए भी मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। और क्या ये बड़े संगठनों की जरूरतों को पूरा कर सकता है? मतलब क्या ये स्केलेबल है? कितना बड़ा हो सकता है ये? निश्चित रूप से। स्केलेबिलिटी और उच्च उपलब्धता इसकी मुख्य ताकतों में से हैं। ये क्लस्टरिंग यानी कई सर्वरों को मिलाकर काम करने और डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च यानी खोज को कई सर्वरों में बांट देने के जरिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का समर्थन करता है। मतलब जरूरत के हिसाब से सिस्टम की क्षमता बढ़ा सकते हैं। एक और दिलचस्प चीज है फेडरेटेड सर्च। फेडरेटेड सर्च, ये क्या है? हाँ, इसका मतलब है कि स्प्लंक डेटा को बिना उसकी जगह से हटाए भी खोज सकता है, चाहे वो डेटा किसी बाहरी सिस्टम जैसे Amazon S3 या स्नोफ्लेक में ही क्यों ना रखा हो। डेटा को एक जगह लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये तो काफी फ्लेक्सिबल है। और डेटा को मैनेज करने और दूसरे टूल्स के साथ जोड़ने के लिए? इसमें डेटा पाइपलाइन को कुशल बनाने के लिए डेटा प्रबंधन उपकरण है, जैसे डेटा को फिल्टर करना, संवेदनशील जानकारी को छिपाना यानी मास्किंग, डेटा को सही जगह भेजना यानी रूटिंग, सुरक्षित पहुंच के लिए RBC तो है ही, और एकीकरण के लिए स्प्लंक बेस नाम की एक जगह है जहां 2000 से ज्यादा तैयार ऐड ऑन मिलते हैं। ये ओपन टेलीमेट्री, SDKs और APIs का भी समर्थन करता है ताकि इसे दूसरे सिस्टम से आसानी से जोड़ा जा सके। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ लॉग देखने से शुरू होकर बहुत उन्नत AI संचालित कामों तक सब कुछ कर सकता है। सुविधाओं की लिस्ट तो काफी लंबी है, पर असल में लोग इन सुविधाओं से करते क्या हैं? मतलब डे टू डे में। इन सुविधाओं का इस्तेमाल करके कई तरह के काम किए जा सकते हैं। सबसे बुनियादी स्तर पर किसी भी स्रोत से डेटा को इकट्ठा और केंद्रीकृत किया जा सकता है। इससे सब कुछ देखने के लिए एक ही जगह मिल जाती है, जिसे सिंगल पेन ऑफ ग्लास कहते हैं। फिर उस डेटा में रियल टाइम में खोज और सहसंबंध किया जा सकता है, जैसे किसी सिस्टम में आई खराबी का तुरंत पता लगाना। ठीक है। और सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या संभव है? सुरक्षा में आप बाहरी खुफिया जानकारी के साथ अलर्ट्स को और पुख्ता करके खतरों का पता लगा सकते हैं। मशीन लर्निंग का उपयोग करके डेटा में असामान्य पैटर्न खोज सकते हैं और SOAR के माध्यम से प्रतिक्रियाओं को स्वचालित कर सकते हैं। जैसा हमने पहले कहा, किसी खतरनाक IP को अपने आप ब्लॉक करना। और IT ऑपरेशंस या डेवऑप्स टीमों के लिए आजकल ये बहुत चलता है। हाँ, IT ऑपरेशंस टीमें मैट्रिक्स और लॉग्स को एक साथ मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रदर्शन की निगरानी कर सकती हैं, आजकल के जटिल माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में समस्याओं का निवारण कर सकती हैं और क्लाउड पर होने वाले खर्च को अनुकूलित कर सकती हैं। पूर्वानुमानित एनालिटिक्स आउटेज का पूर्वानुमान लगाकर डाउन टाइम कम करने में मदद कर सकते हैं। डेवऑप्स टीमें एप्लीकेशन को डिबग कर सकती हैं, सॉफ्टवेयर रिलीज को प्रबंधित कर सकती हैं और इसे अपनी CI/CD पाइपलाइन के साथ इंटीग्रेट कर सकती हैं। लगता है ये सिर्फ तकनीकी टीमों के लिए ही नहीं है, बिजनेस वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, व्यावसायिक विश्लेषण यानी बिजनेस एनालिटिक्स के लिए भी इसका खूब उपयोग होता है। कंपनियां ग्राहक यात्राओं का विश्लेषण कर सकती हैं, लेन देन में धोखाधड़ी का पता लगा सकती हैं और कारखानों या उपकरणों से आने वाले IoT डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी निकालकर कामकाज को बेहतर बना सकती हैं। और जो उपयोगकर्ता ज्यादा अनुभवी हैं, वे MLTK के साथ कस्टम AI मॉडल बना सकते हैं या रेगुलेटरी जरूरतों के लिए अनुपालन रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे संगठन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं? मतलब एकदम बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं? जरूर। स्प्लंक का उपयोग अक्सर एक सफर की तरह होता है, स्टेप बाय स्टेप।
बुनियादी अनुप्रयोग कई संगठन डेटा अनुकूलन से शुरुआत करते हैं, यानी अपने अलग-अलग सिस्टम से डेटा एक जगह लाकर पूरी तस्वीर देखना शुरू करते हैं। नियमों के पालन के लिए, सुरक्षा निगरानी या किसी घटना की तुरंत जांच के लिए घटना प्रबंधन भी शुरुआती कदम होते हैं। अपनी संपत्ति की खोज करना, उनका रिकॉर्ड रखना और रिपोर्टिंग के लिए सरल डैशबोर्ड बनाना भी इसी में आता है। ठीक है, ये तो नींव तैयार हो गई। इसके बाद क्या आता है? मध्यवर्ती अनुप्रयोग। इस लेवल पर संगठन ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हैं। वे छिपे हुए जोखिमों को उजागर करने के लिए थ्रेट हंटिंग करते हैं। वे सामान्य से हटकर होने वाले उतार चढ़ाव या व्यवहार पर अलर्ट पाने के लिए विसंगति का पता लगाने का उपयोग करते हैं। वे जोखिम आधारित अलर्टिंग का उपयोग करते हैं ताकि उनकी सुरक्षा टीम एसओसी सबसे महत्वपूर्ण खतरों पर पहले ध्यान दे सके। इस स्तर पर वे निस्ट जैसे सुरक्षा फ्रेमवर्क का पालन करने, बाहरी थ्रेट इंटेलिजेंस से अपने डेटा को समृद्ध करने और अलर्ट शोर को कम करने जैसी चीजें भी करते हैं। और सबसे उन्नत स्तर पर, जहां एआई और ऑटोमेशन का पूरा खेल होता है। उन्नत अनुप्रयोग, हाँ, यहाँ सब कुछ ऑटोमेशन, पूर्वानुमान और एकीकरण के बारे में है। मानवीय हस्तक्षेप के बिना खतरा विश्लेषण और रोकथाम को स्वचालित करना, जैसे सोर का पूरा उपयोग करना, भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए एआई का उपयोग करना, आउटलायर डिटेक्शन के माध्यम से धोखाधड़ी की रोकथाम करना, मशीन लर्निंग के साथ उन्नत लगातार खतरों एपीटीज का पता लगाना। ये वो हमले होते हैं जो लंबे समय तक छिपे रहते हैं। हाइब्रिड क्लाउड वातावरण की सुरक्षा करना और प्रदर्शन को अनुकूलित करना भी इसमें शामिल है। तो मतलब संगठन अपनी मौजूदा ज़रूरतों और तकनीकी समझ के हिसाब से स्प्लंक का इस्तेमाल शुरू करके धीरे धीरे उसे और ज़्यादा शक्तिशाली तरीकों से उपयोग कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। क्या हमारे पास कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि इसका असर कैसा रहा है, केस स्टडीज टाइप? कि स्प्लंक अलग-अलग लेवल पर कैसे काम करता है। सोरियाना, मैक्सिकन सुपरमार्केट चेन, ये एक बुनियादी लेकिन बहुत प्रभावशाली उपयोग का उदाहरण है। इन्होंने अपने सभी सिस्टम से लॉग्स को एक जगह लाने के लिए स्प्लंक का इस्तेमाल किया। नतीजा, उन्हें अपने कामकाज की पूरी जानकारी मिली है और किसी समस्या पर प्रतिक्रिया देने का समय 99% तक कम हो गया है। 99%? जबरदस्त। FINRA, अमेरिकी वित्तीय नियामक प्राधिकरण, ये एक मध्यवर्ती स्तर का उदाहरण है। वे निवेशकों की सुरक्षा के लिए AWS क्लाउड पर स्प्लंक का उपयोग करके शेयर बाजार के डेटा की निगरानी करते हैं और ट्रेडिंग पैटर्न में किसी भी असामान्य गतिविधि का पता लगाते हैं। चिल्ड्रंस नेशनल हॉस्पिटल, ये एक उन्नत अनुप्रयोग का बेहतरीन उदाहरण है। वे पूरी TDIR प्रक्रिया के लिए स्प्लंक ES का उपयोग करते हैं। इसमें मशीन लर्निंग का उपयोग करके अंदरूनी खतरों और मरीजों के डेटा तक पहुंच में विसंगतियों का पता लगाना भी शामिल है। ये स्वास्थ्य सेवा और वित्त जैसे बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उदाहरण हैं। क्या विनिर्माण या किसी और इंडस्ट्री से भी कोई उदाहरण है? हाँ, बॉश रेक्सरॉथ, हमने पहले भी इनका जिक्र किया था। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में IoT डेटा का विश्लेषण करके पूर्वानुमानित रखरखाव के लिए स्प्लंक का उपयोग किया, जिससे 20-30% ऊर्जा की बचत हुई। रॉयल कैरेबियन क्रूज लाइन कंपनी है, समुद्र में यात्रा के दौरान किसी भी तरह की रुकावट को रोकने के लिए अपने जहाज़ों से आने वाले डेटा के प्रबंधन हेतु स्प्लंक की फुल स्टैक ऑब्जर्वेबिलिटी क्षमताओं का उपयोग करती है। NJIT, न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शिक्षा के क्षेत्र में वे स्प्लंक डैशबोर्ड से मिले डेटा के आधार पर निर्णय लेकर छात्रों की सफलता दर को बेहतर बना रहे हैं। ये उदाहरण वाकई दिखाते हैं कि स्प्लंक कैसे बुनियादी कामकाज को सुधारने से लेकर उन्नत खतरों को रोकने और यहाँ तक कि नवाचार लाने तक हर स्तर पर बदलाव ला सकता है और कंपनियों को ज्यादा लचीला, रेजिलिएंट बनाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, स्प्लंक आज के डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। ये एक शक्तिशाली AI आधारित प्लेटफॉर्म है जो मशीनों द्वारा उत्पन्न भारी मात्रा में डेटा को कार्यवाही योग्य इंटेलिजेंस में बदलता है। मतलब ऐसी जानकारी जिस पे आप कुछ कर सकें। बिल्कुल, इसकी जो वर्सेटैलिटी है, जो बहुमुखी प्रतिभा है, वो इसे टेक्नोलॉजी, वित्त, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा जैसे कई उद्योगों में उपयोगी बनाती है। इससे संगठन अपनी सुरक्षा, ऑब्जर्वेबिलिटी, नियमों का पालन और परिचालन दक्षता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा कर पाते हैं।
चाहे वो बुनियादी लॉग मैनेजमेंट हो या फिर उन्नत एआई संचालित खतरे का पता लगाना और पूर्वानुमानित एनालिटिक्स, ये व्यवसायों को आज के जटिल डिजिटल दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में ताकत देता है। इसकी शक्तिशाली विशेषताएं जैसे रियल टाइम में डेटा लेना, इसकी खास सर्च भाषा SPL और उसे आसान बनाने वाला वो AI असिस्टेंट, मशीन लर्निंग क्षमताएं और हजारों अन्य टूल्स के साथ जुड़ने की क्षमता इसे हर आकार के उद्यमों के लिए उपयोगी और अनुकूलनीय बनाती हैं। सोरियाना, फिनरा और बॉश जैसे वास्तविक दुनिया के उदाहरणों ने दिखाया है कि इससे निवेश पर अच्छा रिटर्न ROI मिलता है, सिस्टम ज्यादा लचीले बनते हैं, डाउनटाइम कम होता है और बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। और जैसे जैसे दुनिया में डेटा की मात्रा बढ़ती ही जा रही है, सुरक्षा और ऑब्जर्वेबिलिटी के प्रति स्प्लंक का ये एकीकृत दृष्टिकोण इसे आने वाले समय में मतलब 2025 और उसके बाद भी एक सुरक्षित, कुशल और इनोवेटिव भविष्य बनाने के लिए एक बहुत जरूरी उपकरण बनाता है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाल ही में सिस्को ने स्प्लंक का अधिग्रहण किया है। भविष्य में स्प्लंक के नवाचारों पर, खासकर AI और क्लाउड एकीकरण के क्षेत्रों में इस साझेदारी का क्या असर हो सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये गठजोड़ इस प्लेटफॉर्म को कैसे और आगे ले जाता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको स्प्लंक की इस गहन पड़ताल में कुछ नया जानने को मिला होगा।